प्रिय विद्यार्थियों, मैं गजेंद्र कुमार महावर, सहायक आचार्य भौतिक शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ अलवर। आज का हमारा विषय है केंद्रीय बल के अंतर्गत कण की गति के समीकरण। इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल अंडर सेंट्रल फोर्स। तो देखो, हम जानते हैं कि जो केंद्रीय बल है उसके अंतर्गत किसी गतिशील पिंड की जो स्थितिज ऊर्जा है वो r पर डिपेंड करती है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि गतिशील कण के जो समीकरण है उनको हम पोलर कोऑर्डिनेट ध्रुवीय निर्देशांक को r व थीटा में ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखो, माना केंद्रीय बल के अंतर्गत m द्रव्यमान के कण की गति xy तल में होती है, क्योंकि हम ही जानते हैं कि जो केंद्रीय बल के अंतर्गत किसी कण की गति एक ही समतल में होती है। ठीक है, तो मान लीजिए xy तल में होती है। माना गतिशील कण के कार्य निर्देशांक xy तथा ध्रुवीय निर्देशांक r थीटा है। डायग्राम में देखिए, ठीक है, ये कोई xy प्लेन है, ये x और ये y प्लेन है, ये कोई पार्टिकल p है, यहाँ पर उसका मास m है, इसके कार्य निर्देशांक xy और पोलर या ध्रुवीय निर्देशांक है r थीटा। ठीक है, ये वेक्टर r है, ये एंगल थीटा है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन तो इधर ही होगी और जो थीटा है इसकी डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर इधर होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x और y के बीच में रिलेशन याद कर लेंगे, क्योंकि हमें r और थीटा के बीच में समीकरण चाहिए। तो वो देखो कैसे ज्ञात करेंगे। तो पहले हम x का r थीटा के बीच में और y का r थीटा के बीच में क्या रिलेशन होगा वो यहां से ज्ञात कर लेंगे। ये थीटा है, ये वेक्टर r है, ये जो कंपोनेंट हो जाएगा x वाला r cos थीटा और y वाला हो जाएगा r sin थीटा। ठीक है, तो लिख देंगे x इक्वल टू r cos थीटा और y इक्वल टू r sin थीटा। ठीक है, क्योंकि r व थीटा दोनों ही समय के फलन है, अतः समीकरण 1 व 2 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर ये जो समीकरण 1 और 2 हैं इनका t के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt इक्वल टू, एक बार r के सापेक्ष कर दीजिए, cos थीटा को छोड़ दीजिए, dr अपॉन dt cos थीटा, फिर क्या करेंगे, r को छोड़ दीजिए, cos का कर दीजिए, तो r और cos का माइनस साइन थीटा d थीटा अपॉन dt। ठीक है, इसी प्रकार y का कर दीजिए, तो हमारे पास आ जाएगी dy अपॉन dt इक्वल टू dr अपॉन dt साइन थीटा प्लस r cos थीटा d थीटा अपॉन dt। इसको नाम दे समीकरण 3 और समीकरण 4। अब समीकरण 3 व 4 का पुनः t के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक बार पुनः अवकलन करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन प्राप्त होगी। अब इस इक्वेशन में से क्या करेंगे, cos थीटा वाले पद एक साथ लिख लेंगे और sin थीटा वाले पद एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू ब्रैकेट d2r अपॉन dt स्क्वायर माइनस r छोटा ब्रैकेट d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर बड़ा ब्रैकेट 1 cos थीटा माइनस बड़ा ब्रैकेट r d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर प्लस 2 छोटा ब्रैकेट d थीटा अपॉन dt ब्रैकेट 1 छोटा ब्रैकेट dr अपॉन dt ब्रैकेट 1 बड़ा ब्रैकेट 1 sin थीटा। ये इक्वेशन आ जाएगा। और इसी प्रकार हमें क्या करना है, इस वाली इक्वेशन का भी t के सापेक्ष पुनः अवकलन करना है और हमारे पास ये पद प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब किसी गतिशील जो कण है उसका त्वरण किस प्रकार लिख सकते हैं, a सदिश इक्वल टू i कैप ax प्लस j कैप ay। यह लिख सकते हैं a सदिश इक्वल टू i कैप d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस j कैप d2y अपॉन dt स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे, d2x अपॉन dt स्क्वायर और d2y अपॉन dt स्क्वायर का मान रखेंगे और हल कर लेंगे, तो हमारे पास a का मान आ जाएगा। तो देखिए किस प्रकार में प्राप्त होगा, a सदिश इक्वल टू बड़ा ब्रैकेट d2r अपॉन dt स्क्वायर माइनस r छोटा ब्रैकेट d थीटा अपॉन dt का छोटा ब्रैकेट 1 का स्क्वायर बड़ा ब्रैकेट 1
छोटा ब्रैकेट आई कैप कॉस थीटा प्लस जे कैप साइन थीटा छोटा ब्रैकेट बंद प्लस बड़ा ब्रैकेट आर डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2 डी थीटा अपॉन डी टी इंटू डी आर अपॉन डी टी बड़ा ब्रैकेट बंद छोटा ब्रैकेट माइनस आई कैप साइन थीटा प्लस जे कैप कॉस थीटा छोटा ब्रैकेट बंद। ये इक्वेशन मेरे पास प्राप्त होगी। यहां पर ये डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर है, ठीक है, करेक्शन कर लेना। अब देखिए आर सदिश को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, आर सदिश इक्वल टू आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। देखिए ये तो है आर सदिश, ये थीटा है, ये कॉस कंपोनेंट, ये साइन कंपोनेंट लिख सकते हैं। अब यहां से देखिए आर कैप कितना हो जाएगा, आई कैप कॉस थीटा प्लस जे कैप साइन थीटा। आर कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर सदिश अपन आर का मॉड, आर यहां से कॉमन निकाल लीजिए, ये मैग्नीट्यूड है आर का, और इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा आर कैप इक्वल टू आई कैप कॉस थीटा प्लस जे कैप साइन थीटा। अब थीटा कैप को किस प्रकार लिख सकते हैं, देखो थीटा कैप क्या होता है कि थीटा कैप की जो डायरेक्शन, ये जो यूनिट वेक्टर है वो इधर होगा, इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। तो डायग्राम में देखिए इसके पैरेलल हम यहाँ पर खींच सकते हैं, ये थीटा कैप की डायरेक्शन यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। इसका कंपोनेंट निकाल लीजिए, इधर का निकाल लीजिए, इधर माइनस साइन थीटा आ जाएगा, इधर कॉस थीटा आ जाएगा। उसी का इस्तेमाल करके थीटा कैप कितना हो जाएगा, माइनस आई कैप साइन थीटा प्लस जे कैप कॉस थीटा। यहां पर देखिए ये इसमें आई कैप कॉस थीटा प्लस जे कैप साइन थीटा पद है, ये किसके बराबर हो गया, आर कैप के। और यहां पर देखिए यहां पर है माइनस आई कैप साइन थीटा प्लस जे कैप कॉस थीटा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, थीटा कैप के। ये मान इसके अंदर रख देंगे। देखो क्या इक्वेशन प्राप्त होगी हमें, ए सदिश इक्वल टू हो जाएगा आर कैप ए आर प्लस थीटा कैप ए थीटा। दोनों से कंपेयर करेंगे, देखो ए सदिश इक्वल टू आर कैप डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का स्क्वायर प्लस थीटा कैप ब्रैकेट आर डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2 डी आर अपॉन डी टी डी थीटा अपॉन डी टी, ये आ जाएगा। इससे और इससे कंपैरिजन कर लीजिए। ये तो एक्सीलरेशन है पोलर कोऑर्डिनेट में, और ये जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, दोनों से कंपेयर कर लीजिए तो ए आर और ए थीटा के मान हमें प्राप्त हो जाएंगे। कंपेयर कर लिया और ए आर प्राप्त हो गया, त्रिज्यक त्वरण रेडियल एक्सीलरेशन, इसका मान इतना होगा। दिगंशी त्वरण एजीमुथल एक्सीलरेशन ए थीटा, उसका मान ये आ जाएगा, ठीक है। दोनों से कंपेयर किया है और हमें ये मान प्राप्त। अब देखिए न्यूटन के द्वितीय नियम से क्या लिख सकते हैं, एफ आर सदिश इक्वल टू एफ आर आर कैप और इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, ए का मान रख दीजिए, तो एफ आर आर कैप इक्वल टू एम ब्रैकेट आर कैप ए आर प्लस ए थीटा थीटा कैप। ये इक्वेशन हमें प्राप्त हो जाएगी। अब दोनों तरफ से कंपेयर कर लीजिए, थीटा कैप और आर कैप के गुणांकों की तुलना कर लीजिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ आर इक्वल टू एम ए आर, और इधर से करेंगे तो थीटा कैप का गुणांक 0 है, एम ए थीटा। यहां से मान रखेंगे एफ आर का, एफ आर में इस ए आर का मान रखेंगे यहां पर। एफ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ब्रैकेट डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर ब्रैकेट डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर ब्रैकेट। इसमें मान रख दीजिए ए थीटा का, तो ये इक्वेशन में प्राप्त हो जाएगा, एम बड़ा ब्रैकेट आर डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2 डी आर अपॉन डी टी इंटू डी थीटा अपॉन डी टी ब्रैकेट बंद इक्वल टू 0। ये इक्वेशन में प्राप्त हो जाएंगे। इसको नाम दे रखा समीकरण नंबर 12 व 13। ये जो समीकरण 12 है और 13 है वो ध्रुवीय निर्देशांकों में केंद्रीय बलों के अंतर्गत गतिशील कण की गति के समीकरण कहलाते हैं।
ठीक है। इसी में आगे देखिए, केंद्रीय बल के अंतर्गत कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। देखिए समीकरण नंबर जो 13 है, इसको दोनों तरफ r से गुणा कर दीजिए। तो यहां से r से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी m r स्क्वायर डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2r dr अपॉन डी टी इंटू डी थीटा अपॉन डी टी ब्रैकेट बंद इक्वल टू 0। और ये जो ब्रैकेट में ये जो पूरी राशि है, मैं उसको लिख सकता हूं डी अपॉन डी टी ब्रैकेट एम आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी ब्रैकेट बंद इक्वल टू 0, क्योंकि इसका जब अवकलन करेंगे तो ऊपर वाले पद ही हमें प्राप्त होगा। और ये जो ब्रैकेट में जो राशि है यहाँ पर एम आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी, ये क्या कहलाती है? कोणीय संवेग। ठीक है, क्या लिख देंगे? डी जे अपॉन डी टी इक्वल टू 0। तो कोणीय संवेग देखो, कोणीय संवेग क्या होता है? एम वी आर। तो यहां पर ये जो राशि है डी थीटा अपॉन डी टी ओमेगा, और एम वी और ओमेगा में क्या संबंध होता है? v इक्वल टू ओमेगा आर हो जाएगी m ओमेगा आर स्क्वायर, ये का ये पद आ जाएगी। ठीक है, या इस इक्वेशन से देखिए j इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, यानी m आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। यानी केंद्रीय बल के अंतर्गत कोणीय संवेग संरक्षण नियम का पालन होता है। ठीक है, आगे देखिए, क्षेत्रीय वेग की निश्चरता का नियम, लॉ ऑफ इनवेरियंस ऑफ एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी देखिए, केंद्रीय बलों के प्रभाव में गतिमान कण की स्थिति सदिश के द्वारा एकांक समय में प्रसर्पित क्षेत्रफल, जो स्वीप एरिया है, को क्षेत्रीय वेग कहते हैं। यानी अगर ये मूल बिंदु है और यहां से एक वेक्टर ले लीजिए इधर, ठीक है, और इसकी पोजीशन टी टाइम बाद यहां आ जाती है। ठीक है, ये कर्व जैसा बन जाएगा इसमें, और ये थीटा है, तो ये जो चाप बनेगा वो हो जाएगा आर डी थीटा, और इसकी जो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो होगी आर, तो त्रिभुज जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो एरियल जो वेलोसिटी है वी को किस का ले सकते हैं? डी अपॉन डी टी। एरिया बनेगा तो कितना हो जाएगा? 1/2 आर इंटू आर डी थीटा अपॉन डी टी। ये जो ऊपर की राशि है 1/2 आर इंटू आर डी थीटा, ये क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, और अपॉन डी टी तो ये है ही, ये राशि हमारे पास प्राप्त हो जाएगी 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। ये जो राशि है वो एरियल वेलोसिटी है। अब ये कांस्टेंट होनी चाहिए, ये हमें यहां पर प्रूव करना है। तो जो समीकरण 14 है, जो हमने पहले अभी समीकरण 14 निकाला है, ये जो समीकरण 14 है, इसको क्या करना है? 1/2m से गुणा करने पर कर दीजिए दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा? डी अपॉन डी टी ब्रैकेट 1/2m इंटू एम आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी ब्रैकेट बंद इक्वल टू 0। m से m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये, और यहां पर बचेगा आर स्क्वायर बाई 2 डी थीटा अपॉन डी टी, और बाहर बचेगा डी अपॉन डी टी इक्वल टू 0, या ये जो राशि है वो क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं कि केंद्रीय बलों के अंतर्गत गतिमान कण का क्षेत्रीय वेग अचल रहता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। केंद्रीय बल संरक्षी बल होते हैं, इसलिए किसी बल क्षेत्र एफ आर में कण की स्थिति ऊर्जा को हम कैसे ले सकते हैं? यू आर। तो बल एफ को किस प्रकार डिनोट कर सकते हैं? एफ सदिश इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी आर आर कैप, या एफ आर इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी आर। इसको नाम दे समीकरण नंबर 1। क्योंकि हम जानते हैं कि m ब्रैकेट डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद इक्वल टू एफ आर। इसमें एफ आर का मान रख दीजिए, तो ये वाला पद हमें प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं
कि गतिशील कण का जो कोणीय संवेग होता है J इक्वल टू एम आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। इससे डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू निकाल लीजिए, कितने आएगी, डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू J अपॉन एम आर स्क्वायर। तो ये मान जो है वो कहां रखेंगे, यहां डी थीटा अपॉन डी टी के स्थान पर ये मान रख देंगे। तो इक्वेशन किस प्रकार की प्राप्त होगी, ये एम डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस एम आर इंटू जे स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर आर की पावर 4 ब्रैकेट इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी आर। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एम डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू जे स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब माइनस डी यू अपॉन डी आर। ठीक है, सिंपल जो पद कट रहा है उसको काट दीजिए, बाकी को रीअरेंज कर लीजिए। क्योंकि हम जानते हैं कि डी अपॉन डी आर ब्रैकेट 1 अपॉन आर स्क्वायर, यानी 1 अपॉन आर स्क्वायर का जो अवकलन है आर के सापेक्ष वो किसके बराबर होता है, -2 अपॉन आर क्यूब। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करते हुए जो समीकरण नंबर 3 है उसको हम किस प्रकार लिख देंगे, इस प्रकार एम डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी आर माइनस डी अपॉन डी आर ब्रैकेट जे स्क्वायर अपॉन 2 एम आर स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। या इसमें से क्या करेंगे, एम डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी आर बाहर निकाल लिया ब्रैकेट यू प्लस जे स्क्वायर अपॉन 2 एम आर स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 4 रख दीजिए। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो समीकरण नंबर 4 है उसको दोनों तरफ से डी आर अपॉन डी टी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखो मल्टीप्लाई कर दिया, एम डी आर अपॉन डी टी इंटू डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस डी आर अपॉन डी टी इंटू डी अपॉन डी आर ब्रैकेट यू प्लस जे स्क्वायर अपॉन 2 एम आर स्क्वायर ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब देखिए ये जो पद है डी अपॉन डी टी ब्रैकेट एम बाई 2 छोटा ब्रैकेट डी आर अपॉन डी टी का स्क्वायर ब्रैकेट बंद इक्वल टू, इसका जो मान है वो बराबर होता है एम बाई 2 डॉट 2 डी आर अपॉन डी टी इंटू डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर, इसके बराबर है। यानी ये जो राशि है उसको हम इस राशि की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये राशि है, इस इक्वेशन में देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो एम डी आर अपॉन डी टी इंटू डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर, ये वाला जो पद है उसको मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूं। तो मान रख दी समीकरण 5 में, तो ये आ गया डी अपॉन डी टी ब्रैकेट एम बाई 2 छोटा ब्रैकेट डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर बड़ा ब्रैकेट बंद इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस, यहां से देखिए डी आर से डी आर कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस डी अपॉन डी टी, तो माइनस डी अपॉन डी टी ब्रैकेट यू प्लस जे स्क्वायर अपॉन 2 एम आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा रीअरेंज कर लीजिए तो ये वैल्यू आ जाएगी डी अपॉन डी टी ब्रैकेट 1/2 एम डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस यू प्लस जे स्क्वायर अपॉन 2 एम आर स्क्वायर ब्रैकेट बंद इक्वल टू 0। ये अवकलन है, इसका समाकलन कर दीजिए, समाकलन करेंगे तो इसका मान कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा 1/2 एम डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस यू प्लस जे स्क्वायर अपॉन 2 एम आर स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, और कांस्टेंट को मैंने कैपिटल ई से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो देखिए तो समीकरण 6 का जो प्रथम पद है ये वाला पद है वो तो स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दूसरा जो पद है वो स्थितिज ऊर्जा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और तीसरा जो पद है जे स्क्वायर अपॉन 2 एम आर स्क्वायर वो कण की घूर्णन गतिज ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। तो इस इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं कि कण की जो रेखीय गतिज ऊर्जा, घूर्णन गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा का योग अर्थात कण की कुल ऊर्जा ई सदैव अचर रहती है, और इसे ही हम ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, तो इस वाले टॉपिक में हमने
केंद्रीय बल के अंतर्गत गति करने वाले कण की गति के समीकरण प्राप्त कर लिए और ऊर्जा संरक्षण का नियम, क्षेत्रीय वेग के संरक्षण का नियम और कोणीय संवेग संरक्षण के नियम तीनों का इसके अंतर्गत अध्ययन किया है। धन्यवाद।